हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सेकंड लास्ट चैप्टर जो है इस कोर्स का, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं। और पिछले पार्ट में स्पेसिफिकली हमने जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD है और उसी की दो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल्स, जो कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी को लेकर है और जो एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाई थी, दैट इज नागोया प्रोटोकॉल, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी है। आज हम लोग इसी प्रोटोकॉल को लेकर थोड़ा सा, या फिर आप कह सकते हैं यही जो हमारी कन्वेंशन है CBD की, इसी को लेकर आगे बात करेंगे। कुछ बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स वगैरह हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने के फ़ायदे हैं कि आपको एड फ्री वीडियोस मिल जाएंगे सारे के सारे, बिना किसी एडवर्टीजमेंट वगैरह के। साथ ही साथ चैप्टर वाइज PDFs नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। कोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप इसका जो फ़ायदा है वो जल्द से जल्द उठा लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस चैप्टर को पार्ट 3 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी टारगेट को लेकर हम बात करते हैं तो ये अडॉप्ट किया गया था मई 2002 में, यानी कि मई 2002 में, जब जो CBD है, ठीक है, उसकी जो पार्टीज हैं उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक 6th कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यानी कि जो 6th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मई 2002 में, तब इसको अडॉप्ट किया गया था। अब इस टारगेट में क्या है? द टारगेट एम्ड टू अचीव बाय 2010, क्योंकि 2002 में हुई थी तो 2010 तक क्या अचीव करना था? अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट द ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल, ठीक है। यानी कि 2002 की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि 2002 में ये COP हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, तो वहां पर यह बोला गया कि 2010 तक हमें क्या करना है कि अभी के जो रेट में, अभी का रेट मतलब 2002 के रेट में जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, हमें उसको सिग्निफिकेंटली क्या करना है? कम करना है, ठीक है। एज अ कंट्रीब्यूशन टू पॉवर्टी एलिविएशन एंड टू द बेनिफिट ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। यानी कि पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी को भी दूर करना है, और साथ ही साथ जितने भी सारी लाइफ्स हैं अर्थ पर उनको भी फायदा पहुंचे, उसके लिए हमें क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है या फिर जिस रेट पर लॉस हो रहा है उसको कम करना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वी वर अनेबल टू मीट द टारगेट, और 2010 तक जिस टारगेट की बात की गई थी उसको हम पूरा नहीं कर पाए। एज वी आर फेसिंग एन एवर इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस, वी नीड अ न्यू क्लियर एंड रियलिस्टिक टारगेट टू रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है, कि हम इस टारगेट को जो है, जो टारगेट बनाया गया था उसको हम पूरा तो कर नहीं पाए, और साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी का क्राइसिस है वो लगातार बढ़ ही रहा था। तो इसलिए हमें कोई नया क्लियर और रियलिस्टिक टारगेट चाहिए उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, और उस चीज को, जो ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, उससे बचने के लिए, ठीक। तो इसके लिए अब क्या करे गए? कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए गए, क्योंकि 2010 में तो समझ में आ गया कि हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो 2011 से 2020 तक के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए गए। अब देखिए ये क्या है। जब 10th मीटिंग हुई COPs की, कब हुई? 2010 में, ठीक है। कहां हुई? नागोया में। नागोया कहां है? आइची प्रीफेक्चर, जापान में। उसमें कुछ रिवाइज्ड और अपडेटेड स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए गए बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसमें एक था आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स फॉर दी 2011 और 2022-20 पीरियड, यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक का जो पीरियड है उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए गए बायोडाइवर्सिटी को लेकर, जिसमें आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स भी है, ठीक है। इसी के साथ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 10th मीटिंग हुई थी उसमें यह भी एग्रीड हुए, किस बात को लेकर एग्री हुआ?
to translate this overarching international framework into national biodiversity strategies and action plans within 2 years। यानी कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, इसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी के स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान्स में जो है वो 2 साल के अंतर्गत लाया जाएगा। एडिशनली द मीटिंग डिसाइडेड दैट द 5th नेशनल रिपोर्ट्स, जो कि 31 मार्च 2014 में ड्यू थी, शुड फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2011-2020 स्ट्रेटेजिक प्लान एंड प्रोग्रेस अचीव्ड टुवर्ड्स द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। यानी कि जो ये 5th रिपोर्ट थी वो भी किसकी तरफ को फोकस करे कि 2011 से 2020 के जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उनके इंप्लीमेंटेशन को लेकर ये फोकस करे, ठीक है। एंड प्रोग्रेस अचीव्ड टुवर्ड्स द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स की तरफ को जो भी प्रोग्रेस है, जो भी प्रोग्रेस अचीव की जा रही है उसके तौर पर मतलब उसकी तरफ ये क्या करे, फोकस करे, ठीक। तो ये आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स या स्ट्रेटेजिक गोल बनाए गए थे उसके बारे में। तो सबसे पहला जो स्ट्रेटेजिक गोल ए है वो क्या है, देखिए, एड्रेस द अंडरलाइंग कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो एक अंडरलाइंग कॉज है कि क्यों हो रही है ये, ठीक है, इसको एड्रेस करता है स्ट्रेटेजिक गोल ए। और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है कि बायोडाइवर्सिटी को अक्रॉस द गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज में भी मेन स्ट्रीम कर दिया गया है। इस गोल के आधारित, इस गोल के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए कि 2020 तक एट द लेटेस्ट, यानी कि देर से देर 2020 तक, पीपल आर अवेयर ऑफ द वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द स्टेप्स दे कैन टेक टू कंजर्व एंड यूज इट सस्टेनेबली। ठीक है, यानी कि 2020 तक देर से देर लोगों को यह पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है और वो क्या स्टेप्स उठा सकते हैं इसको कंजर्व करने के लिए और इसका यूज सस्टेनेबली करने के लिए। ठीक, by 2020 at the latest, biodiversity values have been integrated into national and local development and poverty reduction strategies and planning processes and are being incorporated into national accounting as appropriate and reporting systems। यानी कि इसको नेशनल लेवल पर भी जो वहाँ का नेशनल और लोकल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजीज है, वहाँ पर भी इसको इंक्लूड या इंटीग्रेट जो है वो बायोडाइवर्सिटी वैल्यू को किया जाना चाहिए 2020 तक, ये गोल था। इसके बाद 2020 तक ही इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग सब्सिडीज हार्मफुल टू बायोडाइवर्सिटी आर एलिमिनेटेड। यानी कि ऐसी सब्सिडीज या ऐसे इंसेंटिव्स जो बायोडाइवर्सिटी के हार्मफुल है उनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए या फिर फेज आउट या फिर रिफॉर्म किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज और अवॉइड नेगेटिव इंपैक्ट्स। यानी कि जिससे जो नेगेटिव इंपैक्ट्स है उसको क्या किया जा सके, या तो पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सके या फिर अगर पॉसिबल अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है तो मिनिमाइज किया जा सके, यानी कि कम से कम किया जा सके। ठीक है, और ऐसे इंसेंटिव्स यानी कि जिनको पॉजिटिव इंसेंटिव्स कहा जा रहा है, जो कि कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए है, ठीक है, उनको एंड अप्लाई किया जा रहा है और जो कंसिस्टेंट और हार्मनी है विद द कन्वेंशन, कौन सी कन्वेंशन है, CBD एंड अदर इंटरनेशनल रेलिवेंट ऑब्लिगेशंस टेकिंग इनटू अकाउंट नेशनल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। यानी कि जो पॉजिटिव इंसेंटिव्स हैं वो तो रहने चाहिए, जो नेगेटिव इंसेंटिव्स हैं उनको क्या करना है, खत्म करने की बात की जा रही है। ठीक है, इसी के बाद इसमें एक और है लेटेस्ट, मतलब जो लास्ट है कि 2020 तक जो गवर्नमेंट्स, बिजनेस और स्टेक होल्डर्स हैं एट ऑल लेवल्स हैव टेकन स्टेप्स टू अचीव और हैव इम्प्लीमेंटेड प्लान्स फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड हैव केप्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वेल विद इन सेफ इकोलॉजिकल लिमिट्स। तो ये भी सारी चीजें जो है वो 2020 तक करनी होंगी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजिक गोल ए। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रेटेजिक गोल बी है वो किस बात पर ध्यान देता है कि रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। यानी कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करने की बात है और सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देने या प्रमोट करने की बात इसमें कही गई है। इसके तहत क्या है, देखिए कि 2020 तक जो रेट ऑफ लॉस है ऑल नेचुरल हैबिटेट्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट इज एट लीस्ट हाफ्ड एंड वेयर फीजिबल ब्रॉट क्लोज टू जीरो एंड डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट्स का लॉस हो रहा है फॉरेस्ट को इंक्लूड करते हुए, उनको कम से कम हमें क्या करना है, कम करना है। कम से कम कितना कम करना है, आधा। ठीक है, और जहां पर फिजिबल हो सके उनको जीरो के पास ले जाना है, क्लोज टू जीरो ले जाना है, और डिग्रेडेशन और फ्रेगमेंटेशन को भी सिग्निफिकेंटली कम करने की बात की गई है। इसके बाद बाय 2020 ऑल फिश एंड इनवर्टिब्रेट स्टॉक्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर मैनेज्ड एंड हार्वेस्टेड सस्टेनेबली लीगली एंड अप्लाइंग इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस। ठीक है, ये सारी चीजें करनी होंगी सो दैट कि ओवर फिशिंग जो है उसको अवॉइड किया जा सके,
Recovery plans and measures are in place for all depleted species. Fisheries have no significant adverse impacts on threatened species and vulnerable ecosystems, and the impact of fisheries on stocks and species and ecosystems are within safe ecological limits. यानी कि ये सारी बात भी वही है कि प्रेशर कम करने की बात की जा रही है और ये फिशेस और इन्वर्टिब्रेट्स को लेकर भी बोला गया है। इसके बाद 2020 तक जो एग्रीकल्चर के अंदर एरिया है, एक्वाकल्चर के अंदर एरिया है और फॉरेस्ट्री के अंदर एरिया है, उनको सस्टेनेबली मैनेज करना है, इंश्योर करना है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो रहा है। 2020 तक जो पॉल्यूशन है इंक्लूडिंग from excess nutrients has been brought to the levels that are not detrimental to ecosystem function and biodiversity। यानी कि जो पॉल्यूशन है और साथ ही साथ उसमें एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को भी इंक्लूड किया गया है, उसको इस लेवल तक लेके आना है कि वो इकोसिस्टम फंक्शन और बायोडाइवर्सिटी के लिए डेट्रीमेंटल या नुकसानदायक नहीं हो। इसके बाद 2020 तक जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं और जो उनका पाथवेज है, यानी कि किस पाथ से किस रास्ते से वो आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। एंड प्रायोरिटाइज्ड और प्रायोरिटी स्पीशीज आर कंट्रोल्ड और इरेडिकेटेड एंड मेजर्स आर इन प्लेस टू मैनेज पाथवेज टू प्रिवेंट देयर इंट्रोडक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो होते हैं, हमने इसके बारे में भी डिटेल में जो है बात की हुई है कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद 2015 तक मल्टीपल एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर जो है कोरल रीफ्स के ऊपर और अदर वल्नरेबल इकोसिस्टम जो है इंपैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज और ओशन एसिडिफिकेशन को मिनिमाइज करना है, सो दैट कि हम उनकी इंटीग्रिटी और फंक्शन जो है उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजिक गोल बी। इसके बाद स्ट्रेटेजिक गोल सी आता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो स्ट्रेटेजिक गोल्स वगैरह दिए गए हैं, इसको थोड़ा बहुत आप एक दो बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किससे रिलेटेड है, कि जैसे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज से रिलेटेड है, फिशेज इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा याद करने या बताने के लिए कुछ है नहीं। स्ट्रेटेजिक गोल सी में क्या है कि टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर सेफगार्डिंग इकोसिस्टम्स, स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें लिखा गया है कि 2020 तक एटलीस्ट 17% ऑफ टेरेस्ट्रियल और इनलैंड वाटर, 10% ऑफ कोस्टल एंड मरीन एरियाज, स्पेशली एरियाज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, उनको कंजर्व करना है थ्रू इफेक्टिवली एंड इक्विटेबली मैनेज्ड, इकोलॉजिकली रिप्रेजेंटेटिव एंड वेल कनेक्टेड सिस्टम्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज and other effective area-based conservation measures and integrated into the wider landscapes and seascapes। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड हो गया। इसके बाद 2020 तक extinction of known threatened species जो है has been prevented and their conservation status, particularly those of those most in decline, has been improved and sustained। और 2020 तक ही genetic diversity जो cultivated plants हैं या फिर farmed and domesticated animals हैं या फिर जो उनके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, इंक्लूडिंग अदर सोशियो इकोनॉमिकली एज वेल एज कल्चरली वैल्यूएबल स्पीशीज जो है उनको मेंटेन करना है और स्ट्रेटेजीज जो है उनको डेवलप करना है और इंप्लीमेंट करना है फॉर मिनिमाइजिंग द जेनेटिक इरोजन एंड सेफगार्डिंग देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। ये बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आपको आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ों को सिर्फ एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं और एक एक बार अगर आप इनको नोट्स के थ्रू पढ़ लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेटेजिक गोल डी की बात कर ले तो इसमें क्या है कि एनहेंस द बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि ये वही वाली बात हो गई बेनिफिट शेयरिंग वाली, है ना। तो 2020 तक इकोसिस्टम्स दैट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू वाटर एंड कंट्रीब्यूट टू हेल्थ, लाइवलीहुड्स एंड वेलबींग आर रिस्टोर्ड and safeguarded, taking into account the needs of women, indigenous and local communities and poor and vulnerable। तो इन सब की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज है उनको क्या करना है, उनको रिस्टोर और सेफगार्ड करना है। इसके बाद 2020 तक इकोसिस्टम रेजिलियंस एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू कार्बन स्टॉक्स हैज बीन एनहेंस्ड थ्रू कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन ऑफ एटलीस्ट 15% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम डिग्रेड हो गया है उसका एटलीस्ट 15% क्या करना है, रिस्टोर करना है, जिससे हम लोग क्या है कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। मतलब क्लाइमेट चेंज से जो भी हमें असर हो रहा है उससे हम निपट सकें, एंड एडेप्टेशन एंड टू कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, और डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है उससे भी हम लड़ सकें। इसके बाद 2015 तक जो नागोया प्रोटोकॉल है ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन इज इन फोर्स एंड ऑपरेशनल कंसिस्टेंट विद नेशनल लेजिस्लेशन। तो ये चीज भी जो है वो हो जानी चाहिए, ये इसमें लिखा गया था। इसके बाद अगला जो आ जाता है दैट इज स्ट्रेटेजिक गोल ई। इसमें क्या है, एनहांस इंप्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग।
By 2015, each party has developed, adopted as a policy instrument and has commenced implementing an effective, participatory and updated national biodiversity strategy and action plan. ये सब चीजें जो है किसको करनी है? हर पार्टी को करनी है। और 2020 तक जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इनोवेशंस है एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity and their customary use of biological resources are respected, subject to national legislation and relevant international obligations, and fully integrated and reflected in the implementation of the convention with the full and effective participation of indigenous and local communities at all relevant levels. ठीक है, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज, इनोवेशन या प्रैक्टिस है, ठीक है, किसकी? इंडिजीनियस और लोकल कम्युनिटीज की। किससे संबंधित? कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, और उनके जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनके कस्टमरी यूज से, यानी कि जिस तरीके से वो उसका यूज वगैरह करते आए हैं उसको क्या करना है? उसको सम्मान करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है। और साथ ही साथ उसमें नेशनल लेजिस्लेशन, यानी कि जो देश का कोई कानून है, कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको हमें क्या करना है? उनका भी ध्यान रखना है। और फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, जो कन्वेंशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी हो रहा है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जो इंडिजीनियस और लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। 2020 तक द नॉलेज, द साइंस बेस एंड टेक्नोलॉजीज रिलेटिंग टू बायोडाइवर्सिटी, इट्स वैल्यूज, फंक्शनिंग, स्टेटस एंड ट्रेंड्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स लॉस आर इम्प्रूव्ड, वाइडली शेयर्ड एंड ट्रांसफर्ड एंड अप्लाइड। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। By 2020, at the latest, the mobilization of financial resources for effectively implementing the strategic plan for biodiversity 2011 to 2020 from all sources and in accordance with the consolidated and agreed process in the strategy for resource mobilization should increase substantially from the current levels. तो इसमें basically क्या है कि financial resources के mobilization को बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, this target will be subject to changes contingent to resources needs assessments to be developed and reported by parties। और ये जो टारगेट वगैरह है ये चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, कि जो भी इस तरीके के रिसोर्स को लेकर जो असेसमेंट किए जाएंगे, जो पार्टीज के द्वारा रिपोर्ट किए जाएंगे, तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन ये सारे के सारे जो स्ट्रेटेजिक गोल्स यहाँ पर ए से लेकर ई तक दिए गए थे और इनके अंतर्गत क्या क्या बातें की गई है, इनको आप जो है मतलब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा चाहे तो आप शॉर्ट में अपने वर्ड्स में इनको लिख भी सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक COP11 हुई है हैदराबाद में, उसके बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द COP इज द कमिटमेंट ऑफ द पार्टीज टू डबल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज फॉर बायोडाइवर्सिटी बाय 2015। तो एक ये बात हुई है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज है बायोडाइवर्सिटी के लिए उसको दुगना किया जाएगा 2015 तक। दिस विल ट्रांसलेट इनटू एडिशनल फाइनेंशियल फ्लोज टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू द ट्यून ऑफ अबाउट $30 billion equivalent to about rupees 1,50,000 crores over the next 8 years। ठीक, इंडिया ने जो है $50 मिलियन कमिट किया है टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉल्ड द हैदराबाद प्लेज। तो हैदराबाद प्लेज क्या है वो आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया ने ये बोला है कि वो $50 मिलियन जो है वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या करेगा, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए $50 मिलियन देगा। ठीक है, और कब कहा था उसने ये? जब CBD की उसने मीटिंग जो हुई थी, जो COP हुई थी, उसको हेड किया था हैदराबाद में। ठीक है, तो उसको बोला गया है हैदराबाद प्लेज। द फंड्स विल बी यूज्ड टू एनहेंस टेक्निकल एंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल मैकेनिज्म्स टू अटेन द CBD ऑब्जेक्टिव्स। और जो ये पैसा होगा उसको टेक्निकल और ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी इसको यूज किया जाएगा, ताकि जो CBD के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके। ठीक, द कंट्री हैज ऑल्सो earmarked फंड्स टू प्रमोट सिमिलर कैपेसिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। कंट्री ने और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए, इस तरीके की सिमिलर एक्टिविटीज को वहां प्रमोट करने के लिए भी कुछ फंड की बात की है। India formally took charge of the presidency of CBD from Japan for the next 2 years on October 8 at the inaugural of the 11th meeting of the Conference of Parties, that is COP11 to CBD. ठीक, India has instituted together with UNDP Biodiversity Governance Awards। इंडिया ने UNDP के साथ मिलकर Biodiversity Governance Awards का भी स्टार्टिंग की थी। फर्स्ट सच अवार्ड्स जो है वो COP11 जो हुई थी उसके दौरान दिए गए थे।
इट इज नाउ प्रपोज टू इंस्टीट्यूट राजीव गांधी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हार्नेसिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर लाइवलीहुड। ठीक है, तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस अवार्ड्स जो है वो इंडिया के द्वारा शुरू किए गए हैं यूएनडीपी की मदद से, और पहली बार जो है COP 11 के दौरान दिए गए हैं। इसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हार्नेसिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर लाइवलीहुड जो है, उस तरीके का कोई अवार्ड भी इंस्टीट्यूट करने की बात या शुरू करने की बात जो है वो बायोडाइवर्सिटी के संबंध में की जा रही है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, मतलब पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा कि आप इसको एक बार पढ़िएगा। जो चीज़ मुझे ज़रूरी लगी वो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इस तरीके के कमेंट्स वगैरह कभी कभी आते रहते हैं कि लोग कहते हैं या स्टूडेंट जो है वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं या आप कीवर्ड्स को समझा नहीं रहे हैं। तो मैं चीज़ें देखिए उस हिसाब से समझा रहा हूँ आपको जितना मुझे पता है कि एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी मैं कह रहा हूँ कोई डाउट होता है तो ये लिखने की बजाय कि आप वर्ड्स नहीं समझा रहे हैं या आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं या आप कीवर्ड्स नहीं समझा रहे हैं, मतलब इस तरीके की बातें लिखने से बेटर ये होगा कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है आप वो पूछिए। ठीक है, अब अगर आपने ये बोल दिया, अब मान लीजिए आज ये वीडियो बन गया है। ठीक है, आज ये वीडियो आप लोगों को मिला है। अब इसमें कोई जो भी स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए इस वीडियो को 2 महीने बाद या 6 महीने बाद देखता है और फिर अगर वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये लिख देगा कि मतलब वीडियो को समझाया नहीं गया है अच्छे से या सिर्फ रीडिंग की गई है, तो वो 6 महीने के बाद उस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं किया जा सकता। वापस से दोबारा तो चैप्टर नहीं बनाया जाएगा, है ना, क्योंकि हम तो जब भी पहली बार भी अगर चैप्टर बना रहे हैं, अगर आप लोगों के सामने वीडियो आ रहा है तो उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है जिस भी तरीके से है उतनी उसमें कवर की जा रही है। ठीक है, कोई ऐसी जल्दीबाजी में और कोई हम सिर्फ काम टालने वाला काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उस चीज़ को पूछिए कि ये चीज़ जो है वो नहीं समझ में आई है, इसको बता दीजिए। ठीक है, बल्कि ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वो कहने से हम भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। वो ठीक है, आपने फीडबैक दिया, आप उसको ये भी मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर इस चीज़ में आपने सिर्फ रीडिंग करी हुई है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप क्या इस चीज़ का मतलब मुझे बता सकते हैं। बस इतना अगर आप पूछेंगे तो आपको उस चीज़ का जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा, और आप जो चीज़ पूछेंगे कि ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो आपको वहाँ पर समझाई भी जाएगी। ठीक, लेकिन इस तरीके की बात है सिर्फ आप ये लिख देंगे कि लाइन रीडिंग करी हुई है, तो उसके बाद फिर अब हमें ये नहीं समझ में आता कि रीडिंग करी हुई है, तो रीडिंग हमने करी है, वो हमें पता है कि हमने रीडिंग करी है और क्यों करी है ये भी मैं आपको उसका कारण बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लाइन टू लाइन हम नहीं समझ सकते। अगर हम ये बुक जैसे 30 चैप्टर की है, अगर 30 चैप्टर को अगर हम लाइन टू लाइन हर लाइन का और हर वर्ड का मीनिंग अगर समझने बैठेंगे तो फिर साल भर तो हमें एक बुक कवर करने में लग जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आपको फिर भी मैं बता रहा हूँ कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो वी आर ऑलवेज ओपन। ठीक है, आप कमेंट्स कीजिए, आप अपने जो भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर पूछ सकते हैं, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेल वगैरह है, जो भी है आप सब चीज़ों के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे वो ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। पर सिर्फ और सिर्फ ये अगर आप लिख देंगे कि पढ़ा मतलब रीडिंग कर रहे हैं या कीवर्ड नहीं समझा रहे हैं तो उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे। जिसने भी जो भी मतलब इस तरीके की बातें की है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। ठीक है, मैंने कभी कोई कमेंट्स देखे थे इस तरीके के, बट एग्जैक्टली मैं किसी का क्रिटिसिज्म यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने ये चीज़ बताई, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं बताई होती तो ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को, वो आप लोगों को सुनने को नहीं मिलती, आप लोगों को पता नहीं चलता, है ना। तो अच्छी बात है, आप लोगों को बता रहे हैं, अपने फीडबैक्स वगैरह आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्पेसिफिकली टारगेट हमारा ये है कि हमारा पढ़ाए हुए से आप लोगों का फायदा होना चाहिए, हम किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि जितना फायदा हमसे ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, उठाइए, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उसको आप हमसे स्पेसिफिकली पूछिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग पूरा का पूरा चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते कमेंट सेक्शन में, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि आप वीडियो की टाइमिंग जो है, ठीक है ना, वीडियो की टाइमिंग जो है आप वो हमें बता सकते हैं कि सर इस वीडियो में इस टाइम से लेकर इस टाइम तक या ये पार्ट में या यहाँ पर चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई। ठीक है, इतना अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो ज़रूर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो था CBD का पार्ट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला पार्ट, वो कंप्लीट होता है। अब जो इसके आगे जो रामसर कन्वेंशन वाला पार्ट है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसके थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और अपने जो भी डाउट्स होते हैं वो आप हमसे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को एनरोल करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो लिंक्स वगैरह हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी कोई भी बात आप जो है और है वो हमसे इन लिंक्स के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके थ्रू भी आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। चलिए, तो इस लेक्चर को हम लोग जो है इतना ही रख रहे हैं। अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।